महात्मा बसवेश्वर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ, माता सावित्री माई और जिन जिन महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को मैं त्रिवार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। होप आप लोग मेरी हिंदी समझ पाएंगे। आप समझ रहे हो हिंदी या शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? ओके। सो मैं अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट यूनिट कलबुर्गी के यूनिट का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सभी मेंबर्स, सभी पोस्ट बेयरर्स, आज जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से की। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में अब 395 आर्टिकल्स का पूरा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें याद नहीं रहेगा, तो उसका पूरा निचोड़, उसका पूरा कंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही पन्ने पर है, एंड दैट इज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या, ये भारत का जो संविधान बना है उसका हेतु क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ 4 चीजें हासिल करनी है हमें, सिर्फ 4: जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। जस्टिस भी कौन सी? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये सीक्वेंस, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये ऐसे महान मानव ने, महान व्यक्ति ने दी है, जिन्होंने पूरे दुनिया के संविधान का, पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन का अभ्यास करके उन्होंने ये सीक्वेंस दी है। तो अगर हमें जस्टिस प्राप्त करनी है, न्याय प्राप्त करनी है, तो पहला कदम होना चाहिए सोशल जस्टिस का। और सोशल जस्टिस कब प्राप्त हो सकती है? बाबा साहब अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का उनका वो स्पीच था जो अनडिलीवर्ड रह गया, तो उन्होंने उस स्पीच को बुक फॉर्म में बाबा साहब ने पब्लिश किया, और उस बुक में बाबा साहब सोशल जस्टिस कैसे अचीव किया जाता है वो बताया हुआ। सोशल जस्टिस की लड़ाई में सबसे पहला जो नियम है, या सबसे पहली जो कंडीशन है, कि सोसाइटी में कास्ट नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी कास्टलेस होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर कास्ट आती है वहां पर सोसाइटी कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती। समाज, जाति के लोगों का कभी समाज नहीं बनता। बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि हिंदू धर्म, उसकी जातियां ये चूहों की तरह है। एक चूहा जहां से निकलता है वो अपने ही बिल में जाता है, वहां से निकलता है वो अपने ही बिल में जाता है। तो ये जातियां ना चूहों के बिलों की तरह है, चूहा निकलता है वो अपने ही बिल में जाएगा। तो अगर इस सिस्टम से बाहर निकलना है तो ये बिल खत्म करने होंगे। ये जो होल्स है ना, माइस होल्स, ये जातियां हैं। हम अपने ही जाति में शादियां करते हैं, हम अपने ही जाति के लोगों में उठते हैं, बैठते हैं, तो ये खत्म होना चाहिए। और जाति तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उसके धर्म ग्रंथ वो सिखाना नहीं छोड़ते। और इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि जो धर्म ग्रंथ जाति सिस्टम का, कास्ट सिस्टम का पुरस्कार करते हैं, जिसको वो बढ़ावा देते हैं, ऐसे धर्म ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। ये बाबा साहब का वर्ड है। जहां पर आज हम लोग 22 प्रतिज्ञा लेने के लिए डर रहे हैं, आज 2023-24 में बाबा साहब 1936 में ये कह रहे हैं कि इन धर्म ग्रंथों को डायनामाइट लगाकर उड़ा दो। और बाबा साहब ने एक कास्टलेस सोसाइटी का गठन करने के लिए कहा, और कास्टलेस सोसाइटी हिंदू धर्म में रहकर ये गठन नहीं हो सकती, इसलिए बाबा साहब ने वो धर्म त्याग किया और ऐसा धर्म ढूंढ निकाला जिसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। बाबा साहब सिखिज्म की भी पढ़ाई की है, क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई की है, इस्लाम की पढ़ाई की है,
और इन सारे एस्टैब्लिश धर्मों ने बाबा साहब को आमंत्रित किया कि हमारा धर्म स्वीकारो, हम आपको जमीनें देते हैं, हम आपको सोना देते हैं, हम आपको स्कूल्स कॉलेजेस बांध के देते हैं। इतनी सारी बाबा साहब को ये सभी व्यवस्था दे रहे थे, फिर भी बाबा साहब ने इन एस्टैब्लिश रिलीजन्स को नहीं स्वीकारा। बुद्धिज्म उस समय 1956 में भारत में बुद्धिज्म के लोग बचे ही नहीं थे, कोई बुद्धिस्ट नहीं था। मेरे ख्याल से कर्नाटक में भी अब बहुत कम अभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स दिखाई देने लगे हैं। कई सारे स्टेट्स में तो अभी भी बुद्धिस्टों का नाम नहीं है। आज जो कोई बुद्धिस्ट भारत में दिख रहा है, ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के 1956 के धर्मांतर के वजह से आज भारत में बहुत दिखाई दे रहा है। बाबा साहब के बौद्ध धर्मांतर से पहले एक भी बौद्ध भारत में बचा हुआ नहीं था। यहां तक कि बाबा साहब को जिनसे दीक्षा ले ली थी, वो भक्ते चंद्रमणि महास्तवीर भी बर्मा से बाबा साहब ने बुलाए थे, इंडिया से नहीं मिले बाबा साहब। तो बाबा साहब ने ऐसा धर्म, और इस धर्म ने कभी बाबा साहब को बोला नहीं कि हमारा धर्म स्वीकारो। इसका आमंत्रण, इसका इन्विटेशन देने के लिए लोग तो भारत में होने चाहिए। तो बाबा साहब ने ऐसा धर्म क्यों नहीं चुना? आज हम लोग इसको रिलीजन के तौर पर देखते हैं, बुद्धिज्म को एज अ रिलीजन देखते हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धा एंड हिज धम्मा 5.5 साल कॉन्स्टिट्यूशन से भी डबल टाइम लिया है बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन, बुद्धा एंड हिज धम्मा तैयार हुआ 5.5 साल। बाबा साहब के जीवन का सबसे ज्यादा रिसर्च किया हुआ अगर कोई ग्रंथ है तो वो द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं रिलीजन एंड धम्मा पार्ट 4। बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को धर्म से अलग कर दिया। हम लोग रिलीजन वाले लोग नहीं है। रिलीजन में क्या होता है? गॉड होता है, सोल होता है, सेलिब्रेशन होता है, पूजा होती है, आराधना होती है, कर्मकांड होता है। बाबा साहब ने कहा धर्म में ये सब कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। धर्म में होता है बुद्ध की टीचिंग्स। बाबा साहब ने हमें ये बुद्ध क्यों दिया है? हिंदू धर्म को तो छोड़कर और एक नया धर्म लेकर आओ और फिर उसकी पूजा अर्चा करते बैठो, इसलिए नहीं। बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को ये जवाब दिया कि ये सारे एस्टैब्लिश रिलीजन सब मुझे बुला रहे थे, पैसे दे रहे थे, जमीन दे रहे थे, स्कूल्स दे रहे थे, कॉलेज दे रहे थे, तब भी मैंने ये रिलीजन नहीं चुना। और मैंने बुद्धिज्म क्यों चुना? क्योंकि हमारी लड़ाई तुम्हारे पैसों के लिए नहीं है। हम तुम्हारे पैसों के लिए नहीं मरे जा रहे। हमको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी जमीनें नहीं चाहिए, हमको तुम्हारे स्कूल कॉलेजेस नहीं चाहिए। हम लड़ रहे हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे बुद्ध के धर्म में मिल रहा है। इस सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट है बाबा साहब की। ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं है बाबा साहब की कि कल तक राम को पूज रहे थे, कृष्ण को पूज रहे थे, गणेश को पूज रहे थे, आज वो पूजा बंद कर दो और आज से बुद्ध को पूजना शुरू कर दो। ऐसी रिलीजियस मूवमेंट नहीं है बाबा साहब की। बाबा साहब की मूवमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट है, कास्टलेस सोसाइटी की मूवमेंट है। तो आज हम लोगों ने कास्टलेस सोसाइटी तैयार नहीं की। सोशल जस्टिस हमारी जीरो है। आज भी हम लोग कास्ट के, हिंदू धर्म के जो चूहे हैं वो हमारे में भी शुरू हो गए। माला माला में नहीं जाएगा, मदिला मदिला में नहीं जाएगा, महार महारों में नहीं जा रहा है, चमार चमारों में नहीं जा रहा है। तो जो हिंदू सिस्टम की थी, जो हिंदू धर्म की सिस्टम थी, वो अब, और पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस वर्ण व्यवस्था में आप लोग कौन हो। क्योंकि जब तक आपको आपकी हिस्ट्री पता नहीं होगी, बाबा साहब ने ये बात कही कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भी इतिहास नहीं बना पाएगी। इसलिए हमको हमारा इतिहास जानना जरूरी है। इस देश में हम 4 वर्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण। 4 वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र। आप लोग जो यहाँ पर अम्बेडकराइट्स बैठे हुए हो वो किस में आते हैं? इन 4 वर्णों में? चौथे में? शूद्रों में? बिल्कुल नहीं। हम वो लोग हैं, हमारे ऊपर अनटचेबिलिटी क्यों लागू कर दी गई? क्योंकि हम इन 4 वर्णों में बैठने के लिए तैयार नहीं थे। कि हम तुम्हारे इस ग्रेडेड इनइक्वालिटी को नहीं मानते।
हम तुम्हारे इस 4 फोल्ड में नहीं आना चाहते। और फिर ब्राह्मणों ने हमारे साथ सभी तरह के व्यवहार करना बंद कर दिया। हमें गांव में आने से रोक दिया, पानी के कुएं से पानी लेना बंद कर दिया, शिक्षा देना बंद कर दी, एंड देन वी बिकेम अनटचेबल्स। और ये बन गया 5वां वर्ण। बाबा साहब ने इनको आउटकास्ट नाम दिया हुआ है। आउटकास्ट, ये जो लोग कास्ट में नहीं है। हम कौन लोग हैं जिनकी कोई कास्ट नहीं है? 1931, 32, 33 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डॉक्यूमेंट्स निकालो। जब गांधी हम लोगों को हरिजन की आइडेंटिटी दे रहा था, तब बाबा साहब ने कहा हम हरिजन नहीं है, हम आउटकास्ट लोग हैं, इस वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, हमें इन वर्णों से कोई लेना देना नहीं। और इसलिए ये जो आउटकास्ट लोग हैं, आज इन लोगों को अपनी खुद की मूवमेंट खड़ी करनी होगी। हम आउटकास्ट लोग हमारे एजुकेशन के लिए ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर है। हम आउटकास्ट लोग अपने इकोनॉमी के लिए वैश्यों के ऊपर निर्भर है। हम आउटकास्ट लोग अपनी सारी सेवाओं के लिए शूद्रों के ऊपर, पॉलिटिक्स के लिए शूद्रों के ऊपर निर्भर है। हमारे आउटकास्ट लोगों की कोई सिस्टम ही नहीं है। ना हमारे आउटकास्ट लोगों की एजुकेशनल सिस्टम है, ना हमारे आउटकास्ट लोगों की फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सिस्टम है, ना हमारे आउटकास्ट लोगों का कोई मीडिया है। कभी देखा अपना खुद का मीडिया, कोई चैनल है आपके कर्नाटका में? आउटकास्ट लोगों का जो मीडिया है वो ब्राह्मणों का है, वैश्यों का है, क्षत्रियों का है, शूद्रों का भी है, हमारा नहीं। मीडिया दिन भर मोदी को दिखाता है, बनिया है। वैश्यों का चैनल है रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी, एबीपी, जी न्यूज वैश्यों के हाथ में है। साउथ अफ्रीका में आर्मी की तरह लोग रहा करते थे, उनकी अलग मूवमेंट थी, उन्होंने ब्लैक पैंथर मूवमेंट खड़ी की, और आज उनकी खुद की सिस्टम्स है। लेकिन आज हम अपने सारे सिस्टम्स के लिए बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, उनको बड़ा हम कर रहे हैं, उनको एजुकेशन हम दे रहे हैं। वो पढ़ क्या रहे हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। आउटकास्ट लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदुइज्म। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मनु का कानून, मनुस्मृति सिखाना अभी शुरू करने वाले हैं। और ये मनुस्मृति में क्या सिखाया जाएगा कि मनु ने भारत के लोगों को 4 वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो कोई ये पढ़ाई करके जाएगा वो यही फॉलो करेगा कि ये सिस्टम में सोशल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। और इसलिए हमारे खुद के एजुकेशनल सिस्टम्स इस देश में होना जरूरी है। फाइनेंशियल सिस्टम्स, आज आप लोग यहाँ पर ये स्टूडेंट्स का प्रोग्राम हो रहा है, उनके पेरेंट्स बैठे होंगे, कोई आम लोग बैठे होंगे, कोई नौकरदार लोग यहाँ पर बैठे हैं, सर्विस में है, सभी लोग सैलरी या पैसा सबके पास हो। रख कहां पे रहे हो? बैंक में है ना सबके अकाउंट। ऐसा यहाँ पर कोई नहीं होगा जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है। आज सारा फोन पे आ गया है, पेटीएम आ गया, स्कैन कर दो, पैसा सेंड हो गया, बिल पे हो गया। तो हमारे बैंक में पैसे है तब तो हम स्कैन कर पा रहे हैं। तो जितने भी आप लोगों के बैंक में अकाउंट है, क्या एक भी बैंक आउटकास्ट लोगों की है? सुबह 10 से लेकर शाम को 5 या 6 बजे तक हम पैसा कमा रहे हैं। ये पैसा कमा के हम रख किसके खाते में रहे हैं? किसके बैंक में रहे हैं? जो वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, यानी मेहनत हम कर रहे हैं और फ्री में हम उनके बैंक्स भर रहे हैं। इसका नतीजा क्या है? कभी गूगल कर लो स्टूडेंट्स, अडानी लोन वेव ऑफ। अडानी बनिया आदमी, वो सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक काम नहीं कर रहा, वो किसी बिल्डिंग में ईंटें उठाकर नहीं रख रहा, कोई मशीन ऑपरेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, फिर भी वो पूरे दुनिया का 2nd नंबर का रिचेस्ट आदमी बना है। किसके पैसों पे? और इसको लोन दे कौन रही है? 35,60,000 करोड़ ऑफ लोन्स अडानी का सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वे ऑफ किया हुआ है, माफ किया हुआ है। एक बैंक का लोन नहीं।
माफ किया हुआ। तो जो पैसे हम लोग एससीज, एसटीज, आदिवासी, ये है वो लोग आउटकास्ट लोग। जितने भी शेड्यूल कास्ट पूरे भारत में है, कर्नाटक के एससीज आउटकास्ट है, कर्नाटक के शेड्यूल ट्राइब्स आउटकास्ट है, आदिवासी आउटकास्ट है, शूद्र इकट्ठा है। भारत का शूद्र कौन? जैसे महाराष्ट्र का शूद्र उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये महाराष्ट्र में इकट्ठा पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शूद्र कौन? अखिलेश यादव। बिहार का शूद्र कौन? नीतीश कुमार, लालू यादव। तो वो शूद्र उनकी खुद की पॉलिटिकल मूवमेंट है, उनकी खुद की पॉलिटिकल मूवमेंट है, और उनके पॉलिटिकल मूवमेंट को हम आउटकास्ट सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस कर्नाटक में फाउंडर एनी बेसेंट, आगरकर, तिलक वर्ण में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी फाउंडर हेगड़ेवार, गोलवलकर पहले वर्ण की पार्टी। यानी इस देश में हम जो लोग हैं आउटकास्ट लोग हैं ना। हमारी कोई नेशनल लेवल पे पार्टी है। आज जो बीएसपी थी, जीरो रिप्रेजेंटेशन, जीरो संसद में एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। वोट्स हमारे हैं देश में सबसे ज्यादा। एससीज ऑन एन एवरेज अगर पूरे देश का पॉपुलेशन निकाला जाए, आउटकास्ट एससी और एसटी मोर देन 30% है, मोर देन 30%। भारत में अगर संसद में सत्ता स्थापन करनी है, बीजेपी को लास्ट 2019 में 33% वोट्स थे। 33% वोट पे प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। कहां से? मोदी का वर्ण क्या है? बनिया, वैश्य। तुम्हारी टोटल परसेंटेज कितनी है? 30। एससीज एसटीज को मिलाकर हम 30% होते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, हमारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं है, हम संगठित नहीं है। आउटकास्ट कभी इकट्ठा ना हो, इसलिए उन लोगों में जाके डाले। महार, मातंग, चमार, भोर, पेरी, कुणबी, आप लोगों के यहां माला, मदिरा, यूपी में गड़ियारा। जो चुओं की सिस्टम हिंदू धर्म की थी वो तुम लोगों में भी डाली। और इसलिए हम लोगों को अब कास्टलेस सोसाइटी, वी आर आउटकास्ट। जातियों का और हमारा कोई लेना देना नहीं है। Who were महार्स? बाबा साहब की कौन सी जाति है? क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? क्या तुम्हारी जाति के हैं? महाराष्ट्र में तो बाबा साहब की जाति का एक आदमी भी नहीं मिलेगा आपको। बाबा साहब ने उन जातियों को खारिज किया। Who were महार्स? जिस जाति से बाबा साहब बिलोंग करते थे, उसी जाति का ऐसे लिखा। और क्या लिखा? ये कौन है महार? ये नाम तो किसी वेदों में नहीं मिलता, ये नाम तो किसी श्रुतियों में नहीं मिलता। आज जिस जातियों पे हम गर्व कर रहे हैं, वी ग्रेट चमार, रॉयल वाल्मीकि, जिन जातियों का हम गर्व कर रहे हैं, वो बाबा साहब जातियों को डिनाई कर रहे थे। मैं महार नहीं हूं, तुम होंगे महार। क्या कह रहे हैं बाबा साहब? ये महार नाम कहीं पर भी नहीं है। हमको तो अपने जाति पे गर्व होता रहता है ना। बाबा साहब कह रहे मेरे जाति का उल्लेख कहीं हिस्ट्री में नहीं है। तो हम थे कौन? अगर मेरे जाति का नाम हिस्ट्री में कहीं नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, वेदों में नहीं है, तो हम हैं कौन? तब बाबा साहब ने अपनी पहचान निकाली कि हम नाग लोग हैं। बुद्ध के धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाले पूरे भारत में, आपके कर्नाटक में नाग लोग मिलेंगे, कश्मीर में, जम्मू में अनंतनाग नाम की प्लेस है कि नहीं है? महाराष्ट्र में नागपुर है कि नहीं है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको नाग मिलेंगे। क्या इन नागों की कोई जाति है? कोई कहेगा कि ये चमार नाग है, ये महार नाग है?
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नाग क्लैन रहा करता था। इनके राजा की मूर्तियां आज भी मथुरा में वहां पे म्यूजियम में रखी हुई है। यह हमारी पहचान है। हम लोग इकट्ठा ना हो पाए इसलिए इन्होंने हमारे में जातियां डाली, जातियां बना दी और हम आपस में लड़ रहे हैं। एससी तो शूद्र से भी नहीं लड़ रहा, ब्राह्मणों से तो बहुत दूर है। एससी आपस में लड़ रहा है। यहां कर्नाटक में माला मदीना का झगड़ा चलता होता है झगड़ा आपस में। यूपी में चमार और वाल्मीकि का आपस में झगड़ा है। महाराष्ट्र में महार और मातंग का आपस में झगड़ा है दोनों भी एससी आपस में लड़वा दिया। क्यों लड़ाते हैं पता है? तुम लोगों को आपस में क्यों लड़वा रहे हैं? क्योंकि उनको उनका इतिहास मालूम है, तुमको तुम्हारा इतिहास मालूम है। ब्राह्मणों को उनका इतिहास मालूम है कि अगर ये 500 लोग भी इकट्ठा हो गए तो हमारा पेशवा धर्म ये खत्म कर देते हैं। इसका जीता जागता सबूत महाराष्ट्र के भीमा कोरी गांव में है कि 500 लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो ये ब्राह्मणों के साथ क्या करते हैं। उनको उनका हिस्ट्री मालूम है, हमको हमारा हिस्ट्री मालूम नहीं है। और इसलिए हम लोगों को ये कास्ट सिस्टम से बाहर आकर एक दूसरे के साथ आउटकास्ट की राजनीति करनी होगी। आउटकास्ट लोगों की राजनीति करनी होगी। आउटकास्ट लोगों के वोट्स पर ब्राह्मणों की पार्टी जीत रही। ब्राह्मणों की पार्टी वोट है हमारा। माननीय काशीराम जी ने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब क्या हो रहा है? वही हो रहा है। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारा है। ब्राह्मणों के 3.5% पॉपुलेशन है, 3.5% पॉपुलेशन। पूरा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इकट्ठा भी कर ले तो 15% पॉपुलेशन है। हम 85% शूद्र एंड आउटकास्ट, 85%। शूद्रों को भी अगर बाहर रख दे, 50-55% भी अगर बाहर रख दे, तब भी 30-35% हम हैं। लेकिन हमारे 35% के लोग, कुछ लोग ब्राह्मणों की पार्टी में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बनियाओं की पार्टी में जुड़े हुए हैं। और इसलिए हम लोगों को अपनी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। उसके ऊपर हमको ध्यान देना होगा। हमारा रिप्रेजेंटेशन संसद में 0 हो चुका है, 0। कल को अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय हो, अत्याचार हो, क्या संसद में हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन पूछने को तैयार है? क्या किसी विधानसभा में हमारे कैंडिडेट्स है? मैं अभी एक प्रोग्राम में दोपहर में जाके आया। इस देश के जो आप रिजल्ट देखो, शेड्यूल कास्ट के मैक्सिमम सीट्स पर 90 to 95% एससी की सीट्स, 133 मेंबर ऑफ सीट्स है एससी एंड एसटीज। इन सीट्स पर बीजेपी जीती है, विन हो गई है। बीजेपी ये पार्टी एससी के सीट पर सबसे ज्यादा सीट्स एससी के सीट्स लेकर जाती है। अब मुझे बताओ, क्या बीजेपी एससी की पार्टी है? क्या कांग्रेस एससी की पार्टी है? ये शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट्स कैसे मिले पता है आप लोगों को? हिस्ट्री मालूम है इसकी? ये रिजर्व सीट्स आए कहां से? ये रिजर्व सीट्स नहीं थे, ये सेपरेट सीट्स थे। बाबा साहब 1930, 31, 33 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रामसे मैकडोनल्ड से, ब्रिटिशरों से सेपरेट इलेक्टोरेट जीत कर लाए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट जीत कर लाए थे और वहां पर कैंडिडेट भी एससी का और वोटर भी एससी का, एससी सिस्टम बाबा साहब लेकर आए थे। तभी गांधी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलने दूंगा। बाबा साहब ने कहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी हमको एक अवार्ड मिल चुका है, हम आपके धमकियों को नहीं डरते। फिर गांधी ने कहा कि अगर तुम ये कॉमन अवार्ड वापस नहीं दोगे तो मैं प्राण जाने तक अनशन करूंगा, जान जाने तक अनशन करूंगा। और फास्ट अनटू डेथ ये शुरू हुआ और फिर बाबा साहब को मजबूरी में ये उनका सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना पड़ा। क्या सिस्टम थी पॉलिटिक्स की कि अगर कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट का है तो वोटर ही शेड्यूल कास्ट का होगा।
तो वो वोटर अपना रियल रिप्रेजेंटेटिव संसद के अंदर भेजेगा। गांधी ने कहा नहीं, और फिर रिजर्व सीट्स के ऊपर समझौता हुआ और गांधी ने कहा कि ठीक है, हम आपको रिजर्व सीट दे देंगे, आपका कैंडिडेट होगा लेकिन वोटर हमारा होगा। अभी क्या सिस्टम है इंडिया में? कैंडिडेट एससी का होता है और वोटर हिंदुओं का होता है, तो वो हिंदू एससी का रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनता, उनका गुलाम कौन है, उनका एजेंट कौन है, उसको वो संसद में भेजता है। तो बताओ, गांधी के पैक्ट के अनुसार, पूना पैक्ट के अनुसार, क्या ये सीटें हमारे हाथ में मिली? यानी गांधी ने जो बयान दिया कि हम आपको रिजर्व सीट दे देंगे और उसमें आप अपने कैंडिडेट चुनाव कर लाओ, क्या हमारे कैंडिडेट चुनकर आ रहे हैं? मैं तो इस देश में कांग्रेस से और बीजेपी से, दोनों से ये उम्मीद करता हूं, ये उनको आह्वान करता हूं। बीजेपी पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट पार्टी है, पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट है, रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अगर बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, बीजेपी रिजर्वेशन के अगेंस्ट है, तो रिजर्व सीट्स पर अपने कैंडिडेट क्यों उतारती है? तुम्हें तो रिजर्वेशन पसंद नहीं है। बीजेपी, इसलिए मैंने एक बयान दिया कि बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के पार्टी वर्कर्स, बीजेपी के जो भी डिसीजन मेकर है, अगर वो एक बाप की औलाद है तो एससी के सीट पर कभी भी कैंडिडेट नहीं उतारेगी, क्योंकि वो लाइफ टाइम रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। यानी मुंह पर भी रिजर्वेशन का विरोध करना है और चुपके से रिजर्व सीट्स पर कैंडिडेट जितवाना है। सेकेंड, कांग्रेस, गांधी ने यह वादा किया था कि हम आपको सेपरेट सीट्स नहीं देंगे, आपको हम रिजर्व सीट्स दे देंगे, तो फिर हमारे रिजर्व सीट्स पे आप अपनी पार्टियों के उम्मीदवार क्यों उतारते हो? सीट्स हमारे हैं ना। क्या कांग्रेस एससी की पार्टी है? क्या उसके फाउंडर्स में एक भी एससी है? क्या उसके डिसीजन मेकर में एक भी एससी है? जब कांग्रेस एससी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही तो हमारी सीट्स क्यों चुरा रही है? हमारे एससी के सीट्स पर क्यों दावा करती है? बताओ, इतने 10 सालों में मनीषा वाल्मीकि का नाम सुना है आप लोगों ने? उत्तर प्रदेश की हमारी बच्ची, उसके ऊपर 4 लोगों ने बलात्कार किया, उसका मेडिसिन लेते समय, उपचार लेते समय, ट्रीटमेंट लेते समय उसकी डेथ हो गई। पुलिस वालों ने रात के 2 बजे उसकी बॉडी जलाकर सारे सबूत मिटा दिए। बताओ मुझे, एससी के सीट पर बैठे हुए एक भी एमपी ने या पूरे देश भर के किसी भी असेंबली के एमएलए ने आवाज उठाई? किसी एमपी एमएलए एससी रिजर्व ने आवाज उठाई? तो क्या कर रहे हैं हमारे बीजेपी में बैठे हुए एससी के एमएलए? क्या कर रहे हैं हमारे कांग्रेस में बैठे हुए एमपीस और एमएलए रिजर्व सीट से चुनकर गए हुए? इसका मतलब वो रिजर्व सीट्स भी इन्होंने हमारे हाथ से छीन ली। यानी जनरल सीट में भी आप हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे और हमारे लिए जो रखा है वो भी नहीं दोगे। ये कौन सा न्याय है? राहुल गांधी अगर सेल्फ डेमोक्रेसी के लिए हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर चलते हैं तो उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए, क्या हम एससी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? गांधी ने की हुई भूल ये राहुल गांधी को सुधारनी होगी और एससी को रियल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने संसद के अंदर और सारे असेंबली के अंदर राहुल गांधी ने देनी चाहिए। हमारे एससी के सीट उन्होंने हमको छोड़ने चाहिए। आज हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव किसी भी असेंबली में नहीं है, संसद के अंदर नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब की आज प्रेसिडेंट है, आपको लगता है रियल रिप्रेजेंटेटिव है? लगता है आपको? इस देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, मैं इस देश के प्रेसिडेंट के लिए कहता हूं, क्या वो सच्ची प्रतिनिधि है आदिवासियों की? इस देश के प्रधानमंत्री को जो कहता है कि हमको 400 पार जाना है,
ताकि हम संविधान बदल सके, उसको वो मिठाई खिलाती है। क्या वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है? जिसको आप प्रेसिडेंट कहते हो ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हो, एमपीज, सांसद, एमएलएस। बाबा साहब क्या कहकर गए पता है? 1946 में बाबा साहब ने किताब लिखी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि ये लोग हमारे लोगों को चुनकर लाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, संसद में मुंह खोलने का अधिकार भी नहीं देते। सिर्फ 2 बार ये मुंह खोलते हैं, 2 बार। एक जब उनको उबासी आती है, बात नहीं कहते ना, योनी के लिए मुंह खोलते हैं, बस। उसके अलावा ये मुंह नहीं खोलते। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसको आज हम प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए कहते हैं। बाबा साहब ने उस समय कहा, these are the agents, tools and stooges of this Congress and upper caste Brahmins। जिसको आप प्रेसिडेंट कह रहे हो, बाबा साहब उनको दलाल बोल के गए हैं। दलाल, ये दलाल है। इस चक्र से हमको बाहर निकलना। We don't have any real representation in any of the houses। अभी रामदास अठौले जी को कैबिनेट मिनिस्ट्री की शपथ दिलाई गई। आपको लगता है वो एससी का रिप्रेजेंटेटिव है? दलाल। और इसलिए हम लोगों को अपनी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम जस्टिस की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। प्रियम्बल में सबसे पहले स्थान पर है जस्टिस, फिर इक्वलिटी पे जाओ, फिर लिबर्टी पे जाओ, फिर फ्रेटर्निटी लाओ। हम पहले ही स्टेप में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इस देश का आउटकास्ट एक नहीं है। इस देश के आउटकास्ट को इकट्ठा होना चाहिए। आप लोगों की कोई जातियां नहीं है। सबसे पहले तो ये निकाल दो, ये मंच की इस छत के नीचे बैठे हुए लोगों की कोई जाति नहीं है। ना मेरी कोई जाति है, ना आपकी कोई जाति है। कोई जाति नहीं है। और इसलिए बाबा साहब सारे रिलीजन की पढ़ाई करके ऐसा धर्म लेकर गए जिसमें कोई जाति नहीं आती। ऐसा धर्म लेकर गए। वी डोंट हैव एनी कास्ट। और इसलिए आज मैं स्टूडेंट्स एसोसिएशन से, देखो, आउटकास्ट की लड़ाई अगर लड़नी है तो उस तरह से काम भी करना होगा। बीजेपी का 2019 का नारा था, 1 बूथ 20 यूथ। हर बूथ पे उन्होंने 20-20 युवाओं को जोड़ा। आज अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के बच्चे हैं, या आज ये स्टूडेंट्स, बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर स्कूल के बाहर नहीं बैठे होते तो आज हमारे ये स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर बैठने के काबिल नहीं होते। और इसलिए ये स्टूडेंट्स का, मैं भी आज एक स्टूडेंट हूं। हमारा पहला कर्तव्य है, आवर एजुकेशन इज नॉट फॉर आवर फैमिली। जो स्कूल में बेंच पर आप बैठते हो ना, जिस कॉलेज में जिस बेंच के ऊपर आप बैठते हो, आपके गांव के सारे बच्चे आकर उस बेंच पर नहीं बैठ सकते। इसलिए आपके गांव में से उसने आपको चुना कि तू जाकर पढ़ाई कर, और तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारे गांव को अपलिफ्ट करने का काम तू कर। वो सालों साल आपकी उम्मीद में रखे बैठे हुए हैं कि पढ़ाई करने के बाद वो मेरे गांव में आएगा और इस गांव को अपलिफ्ट करने का काम करेगा। 50 साल हो गए, हमारे बच्चे वापस गांव में लौट कर नहीं आए। हमारे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स उस बेंच के ऊपर बैठकर वो एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, लेकिन वापस गांव में नहीं आए। ये गलतियां हमको नहीं करनी है। आवर एजुकेशन इज नॉट फॉर आवर फैमिली। बाबा साहब ने ये एजुकेशन तुमको तुम्हारे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, शादी करके घर बसाने के लिए नहीं दिलवाया है। तुम्हारे लोग जो पीछे रह गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तुमको रिप्रेजेंटेशन दिया है। एजुकेशन में जो मिलता है वो रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। तुमको उन लोगों को रिप्रेजेंट करना है।
और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, माय एजुकेशन इज नॉट फॉर माय फैमिली, माय एजुकेशन इज फॉर माय सोसाइटी। मेरे एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले मेरे समाज का अधिकार है। MBA फाइनेंस, PhD फाइनेंशियल मैनेजमेंट, CS, ये सारी करने के बाद मैं किसी कॉर्पोरेट की सेवा नहीं कर रहा हूं। ये सारा ज्ञान जो मुझे मिला है वो मेरे समाज को देने का काम कर रहा हूं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अब कोऑपरेटिव बैंक में उसका रूपांतर होने जा रहा है। ये बैंक हमने खोली ताकि आउटकास्ट लोगों की इकोनॉमी खड़ी हो। पैसे हमारे रख किसके बैंक में रहे? SBI, बैंक ऑफ, आपके यहाँ होगा बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, HDFC, ICICI, एक्सिस, एक भी आउटकास्ट लोगों की बैंक नहीं है। पैसे आउटकास्ट लोगों के, बैंकिंग इनकी। काशीराम जी ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मैंने नारा दिया है नोट हमारा, बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारी होगी, और अगर बैंक हमारी है तो हमारे IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एजुकेशन लोन देकर वो तैयार होंगे। तुम्हारे अडानी अंबानी को लोन नहीं मिलेगा। इस तरह से हमको एक खुद की सिस्टम, आउटकास्ट लोगों की सेपरेट सिस्टम, जिसके लिए 1930, 31, 32 में बाबा साहब लड़े। सोचिए, गांधी अगर अपनी जान देने के लिए तैयार है, गांधी अगर अपनी जान देने के लिए बैठा है, तो बाबा साहब के पास गांधी के भी जान से ज्यादा कीमती कोई चीज है? तभी तो गांधी जान देने के लिए बैठ गया। बाबा साहब ऐसी कोई चीज लाए होंगे जिससे, गांधी कौन है? गांधी किसका रिप्रेजेंटेशन है? ब्राह्मणिकल सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव है। बाबा साहब ने गांधी से कहा कि गांधी जी ठीक है, मैं आपके मूवमेंट में साथ देने के लिए तैयार हूं, आपके मूवमेंट में साथ देने को तैयार हूं। आपकी मूवमेंट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या आप अपनी मूवमेंट को ऐसा करने को तैयार हो? गांधी ने कहा नहीं, मैं अपने धर्म ग्रंथों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। गांधी वॉज अ स्टॉन्च ब्राह्मण, ब्राह्मणिकल सिस्टम का, ब्राह्मणवाद का सबसे गहरा पुरस्कार करने वाला व्यक्ति था। गांधी ने कहा नहीं, मैं अपने वैदिक धर्म को, ब्राह्मण धर्म को कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। गांधी उस ब्राह्मण धर्म का विरोध कर रहा था, समर्थन कर रहा था। बाबा साहब ऐसा क्या लेकर आए थे कि ब्राह्मण धर्म अपनी जान देने के लिए बैठ गए? वो गांधी अनशन के लिए नहीं बैठा था, गांधी तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव था ब्राह्मणिकल सिस्टम का। तो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम की जान, ऐसा क्या बाबा साहब लाए थे जिसकी जान जा रही थी? कॉम्युनल अवार्ड। क्या है कॉम्युनल अवार्ड? बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भूमिका रखी कि वी आर नॉट हिंदूज, हम हिंदू नहीं है। गांधी का कहना था कि हम हरिजन है, हिंदुओं का पार्ट है, जो कुछ भी आजादी मिलेगी, इनके साथ क्या करना है वो हम कर लेंगे। बाबा साहब ने कहा नहीं, तुम लोग ऐसे ही देश को आजादी देकर नहीं जा सकते, हम हिंदू नहीं है, नॉट वी आर मुस्लिम्स, नॉट वी आर सिख्स, ना तो हम मुस्लिम हैं ना तो हम सिख हैं, और इसलिए हमारे साथ क्या होगा ये हमको अभी तय करके दो। भारत को आजादी बाद में दो, हमारे साथ आजाद भारत में क्या होने वाला है ये पहले अभी तय करो। हमको हमारे शिक्षा के लिए हिंदुओं के दरवाजे पर जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारे शिक्षा के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे नौकरियों के लिए हमें हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, क्रिश्चियनों के किसी के भी दरवाजे पर जाकर भीख मांगने की नौबत हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये मांग बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की, और बाबा साहब को आराम से मैकडॉनल्ड ने कॉम्युनल अवार्ड दे दिया। उन्होंने कहा कि 9 करोड़ लोग हिंदू नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, सिख भी नहीं है, और इसलिए उनको एक स्वतंत्र व्यवस्था देनी होगी। उनके सेपरेट सेटलमेंट्स, उनकी सेपरेट कॉलोनीज, उनके सेपरेट, आप क्या कहते हो, वसाहत, कॉलोनीज ही क्या हो गया आपको, बस्तियां,
अपनी खुद की बस्तियां, खुद के स्कूल, खुद के अस्पताल, खुद की बैंक बाबा साहब ये जीत कर लाए थे। गांधी का कहना था कि अगर ये हमारे से अलग हो गए तो हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे मरे हुए जानवर कौन उठाएगा, हमारी मरी हुई बुढ़ियों को कौन उठाएगा। अगर हम उस समय सेपरेट सेटलमेंट ले लेते, सेपरेट इलेक्ट्रेट ले लेते, तो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम सिर्फ उनके पास रहते ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी गुलामी करने वाले शूद्र, और हम उनके साथ नहीं रहते। और इसलिए गांधी को डर लगने लग गया कि ये अगर सेपरेट इलेक्टोरेट ले लिए, सेपरेट सेटलमेंट ले लिए, तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर बन जाएंगे, क्योंकि इनके पास उतनी संख्या है, उतनी संख्या है। और इसलिए आज हम लोगों को अपनी आउटकास्ट लोगों की राजनीति, आउटकास्ट लोगों की इकोनॉमी, आउटकास्ट लोगों की एजुकेशन, ये हम लोगों को खड़ी करनी होगी। क्योंकि आफ्टर 75 years of independence, after 74 years of constitution, we are still depending on Hindus, upper caste, Brahmins, गवर्नमेंट किसके हाथों में? और इसलिए हमको अपनी स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करनी होगी। बस मैं इतना ही स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रोग्राम में कहना चाहूंगा कि आज हमको अपनी स्वतंत्र व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना होगा। हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसी सिस्टम नहीं है। आज बाबा साहब की वजह से हमारी नौकरियां हैं, वो नौकरियां भी आने वाले 2 सालों में खत्म करने की कगार पर है। निर्मला सीतारमण का नाम जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है। लास्ट टर्म में उसने संसद में खड़े होकर कहा 2 साल में हम भारत की सारी पब्लिक सेक्टर को खत्म करेंगे। पब्लिक सेक्टर खत्म, पब्लिक सर्विसेज खत्म। आज सबसे ज्यादा आउटकास्ट लोग डिपेंडेंट है पब्लिक सर्विसेज पे। पब्लिक सर्विसेज आने वाले 2 साल में जीरो होने वाली है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो, नौकरियां जीरो, एजुकेशन जीरो। ये फिर से हमको गुलाम बनाने के कगार पर लेकर जा रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं स्टूडेंट हूं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हम मना नहीं पाए थे। उस समय लगभग 2100 करोड़ रुपया बाबा साहब की जयंती का खर्चा नहीं हुआ, इसलिए इकोनॉमिक टाइम्स रो रहा था। सोचिए, एक दिन की जयंती में हम 2100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। जो आउटकास्ट लोग 2100 करोड़ रुपया खर्च करता है, क्या वो अपनी 10 करोड़ की यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता? क्या आज आउटकास्ट लोगों का कोई मीडिया का चैनल है? क्या कभी भी कोई भी ब्राह्मणिकल सिस्टम के मीडिया पे आपने मुझे देखा है? किसी भी टीवी चैनल में उस पर कौन दिखता है? बनिया, मोदी, अपर कास्ट ब्राह्मण, राहुल गांधी, यही दिखाई देते हैं। जैन, बनिया, अमित शाह, क्योंकि पैसे उन्होंने लगाए हैं, तो सारे टीवी चैनल पे वो दिखते हैं। आउटकास्ट लोगों ने चैनल नहीं बनाया, इसलिए हम कभी नहीं दिखते। हमको एज अ सोसाइटी हमें खड़ा होना होगा, अपना मीडिया, अपना एजुकेशन, अपनी बैंकिंग सेक्टर और अपनी पॉलिटिक्स। हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव्स उस संसद के अंदर और हर विधानसभा, विधान भवन के अंदर होने चाहिए। यही बाबा साहब को ट्रिब्यूट होगा, सच्चा ट्रिब्यूट होगा। आज भी बाबा साहब की तो वो कम्युनल अवार्ड, बाबा साहब की जो सेपरेट सेटलमेंट है, वो लागू होने के लिए आज भी राह देख रहे हैं। वो हम लोगों को लागू करना होगा। और हम लोग जो नारा देते हैं कि बाबा साहब, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ये जो हम नारा देते हैं, तो वो मिशन क्या है? कभी ढूंढ निकाला कि बाबा साहब का अधूरा मिशन क्या है? लास्ट समय तक बाबा साहब ये रो रहे थे कि हमारा कम्युनल अवार्ड हमें वापस दे दो, ये पूरा पैक्ट जो बना है इसको खत्म कर दो। वो कम्युनल अवार्ड आज भी किताबों में है, उसको उठाओ, उसको पढ़ो और उसको इम्प्लीमेंट करो। मैंने डॉक्टर अंबेडकर बैंक बनाया है। मैं कर्नाटक के लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि इस अंबेडकर बैंक को अगर कर्नाटक में लाना है तो 4000 लोगों का शेयर होल्डर उसमें दिखाना जरूरी है। 2500 रुपए कोई बड़ी रकम है हमारे लिए?
अरे इतने तो हार और शाली लेकर आते हो तुम लोग मेरे लिए, वही पैसा अपने लिए बाजू में रखो और अम्बेडकर रैंक इस कर्नाटक में भी खड़ी करो। यही बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ावा देना होगा। मेरी ट्रेन 6:30 बजे की है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। आप लोग जो लोग सभी लोग अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए आए हैं, वो अपने अपने विचार प्रकट कीजिएगा। आप लोग ऐसे, क्योंकि मीडिया में तो आप लोग हमने कभी सुनो भी नहीं, तो आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो सभी विचार आप सुन के आप लोग जाइए। कोई भी उठेगा नहीं फोटोज के लिए, किसी के लिए भी। आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए। मेरा थोड़ा ये 2-3 घंटे का समय खाली था, तो अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने मुझसे ये टाइम मांगा, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और स्टूडेंट्स अपना रोल अदा करेंगे इस देश के सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई को पूरा करने के लिए ये स्टूडेंट्स मेरा साथ देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।